हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल वॉरियर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 6 की जो हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसका यूनिट 3 आरंभिक नगर को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आइडिया है, जितनी भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th की इतिहास की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको स्टोरी बेस डिस्कस करने का। आई होप ये आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और एक बार आप लोग इसको पूरा सुनिए, प्रॉमिस आप लोगों को समझ में आएगा। स्टोरी बेस्ड चीज़ें हम लोगों को जल्दी याद होती हैं और इनके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, ये हमारे क्लास 6 के बच्चों को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका तो सिलेबस का ही है। बट जो हमारे ग्रेजुएट साथी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही ख़ास है ये चीज़। तो इस चीज़ को एंजॉय करिए। तो जो हमारा आरंभिक नगर की बात होती है तो हड़प्पा सभ्यता की बात होती है। हड़प्पा की जो इमारतें थी उन सब चीज़ों की बातें होती हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी और उन ईंटों को हम लोग यूज करेंगे किसमें, वो रेलवे लाइन बिछाने में। तो उन लोगों ने उन ईंटों को निकाल के रेलवे लाइन बिछाने में यूज कर लिया। इसकी वजह से उस जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ इमारतें थीं जिन जो ख़त्म हो गई, उनकी ईंटों को इन लोगों ने यूज कर लिया। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं इन नगरों की विशेषताओं पे। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ऊंचे वाले स्तर को क्या कहा था, ऊंचे वाले स्तर में जो हमारा भाग था जहाँ पे ये जो हमारा बना था पूर्वी हिस्सा था, ऊंचाई वाला हिस्सा, उसको नगर दुर्ग कहा गया और जो निचला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इस तालाब का नाम महान स्नानागार रखा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के साथ चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान किया करते थे इसमें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, और इस स्टोरी के साथ साथ हम आप लोग यहाँ पे पिक्स के जरिए भी इस स्टोरी को कोरिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा महान स्नानागार। ठीक है, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे
घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो नाली का सिस्टम था वो पाया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नगरीय जीवन पे। जो वहाँ का नगर का जीवन था वो कैसा था उसके बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। उनके अलावा नगरों में शिल्पकारी स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नगर और नई शिल्प कला। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके मिले हुए हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये आपका हो गया क्या, ये आपका नोट है जहाँ से मैंने बताया संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये आप अपना नोट में कर लेंगे, एक साइड में लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, आगे आते हैं इसके। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई गई है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयॉन्स एक वर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था कि मिट्टी तथा फेयॉन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत